हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल बीएचयू वाले में। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के सिलेबस पे बात करेंगे, जो कि सीयूटी पीजी 2025 का है। तो सीयूटी पीजी 2025 के एग्जाम के लिए जो मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस है, आज उसी के ऊपर हम बात करेंगे। तो आज हम जानेंगे कि हमें सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, किन किन टॉपिक पे विशेष ध्यान देना है और कहाँ तक हमें टॉपिक को कवर करना है। इसके बाद हम लोग अपने लेक्चर्स को शुरू करेंगे। तो चलिए देखते हैं अपने सिलेबस को। तो ये जो आपको सिलेबस दिख रहा है, ये पूरा हिस्ट्री का, जो हिस्ट्री के बच्चे हैं उनका ये कोड है। पेपर कोड है HUQP09। तो ये हिस्ट्री का पेपर कोड है आपका। जब आप फॉर्म भरेंगे तो ये पेपर कोड याद रखिएगा। ठीक है, ये आपका पेपर कोड है और फॉर्म भरते समय आपको ये पेपर कोड मांगेगा। ये हिस्ट्री का पेपर कोड है। और ये जो पूरा आप सिलेबस देख रहे हैं, ये एनटीए के द्वारा दिया गया है। ये एनटीए का ऑफिशियल सिलेबस है मॉडर्न हिस्ट्री का, जिसमें आपको 1707 से लेकर 1947 तक पढ़ना है। यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया आपको 1707 औरंगजेब की मृत्यु जब होती है वहां से, यानी कि जब लेटर मुगल पीरियड स्टार्ट होता है और हमारे भारत की स्वतंत्रता तक आपको पढ़ना है। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि किन किन टॉपिक को इन टाइम पीरियड में हमें कवर करना है। आइए इन्हें एक एक करके जानते हैं। तो पहला हमें देखिए जो पढ़ना है वो है कॉलोनियलिज्म इन इंडिया। ठीक है, यानी कि भारत में उपनिवेशवाद। पहला जो हमारा टॉपिक होगा, या फिर मॉडर्न हिस्ट्री की जो हम शुरुआत करेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि भारत में कैसे यूरोपीय आए और अपना उपनिवेश स्थापित किए। धीरे धीरे जो है कि कौन कौन से उनका क्रम था, कौन सी यूरोपीय कंपनी पहले आई, कहाँ कहाँ वो अपनी फैक्ट्री एस्टेब्लिश करते हैं और कैसे अपने धीरे धीरे साम्राज्य को बढ़ाते हैं। तो ये उपनिवेश के बारे में, उपनिवेशवाद क्या होता है, कौन सी यूरोपीय यूरोपीय कंपनियां या यूरोपीय देश हमारे देश में आके उपनिवेश स्थापित करती हैं, क्या उनकी उद्देश्य होता है स्थापित करने का, इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे लेक्चर्स में। तो हमें पहला देखना है भारत में उपनिवेशवाद, यानी कि किसने किसने उपनिवेशवाद स्थापित किया, उपनिवेशवाद क्या है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मुगल साम्राज्य की पूर्व संध्या पर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि। यानी कि हम लोग देखेंगे कि जो मुगल एम्पायर है उसका इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल बैकग्राउंड। यानी कि जब हम देखेंगे कि 1707 में क्या पृष्ठभूमि रहती है, कैसे लेटर मुगल पीरियड स्थापित होता है, और उनके बारे में के इकोनॉमिक चीजों को देखेंगे, सोशल बैकग्राउंड को देखेंगे, पॉलिटिकल बैकग्राउंड, उस टाइम में क्या क्या सिचुएशन रहती है। ये सारी चीजों को, यानी कि 1707 से लेकर 1857 तक के जो भी लेटर मुगल पीरियड के रूलर होते हैं, उन्हें देखेंगे। 1707 से 1857, यानी कि बहादुर शाह जफर, इतने टाइम पीरियड में जितने भी लेटर मुगल पीरियड के आपके रूलर हुए हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। और उनके बारे में, उनके साम्राज्य के बारे में देखेंगे, उनके टाइम में घटित राजनीतिक चीजों को, सामाजिक स्थिति को और आर्थिक स्थिति को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। आगे देखेंगे आधुनिक इतिहास लेखन। जैसे कि देखेंगे इतिहास लेखन, इतिहास लेखन वो चीज होती है कि इतिहास को किस परिप्रेक्ष्य में, किस दृष्टिकोण से, किस जो है कि उद्देश्य से, बहुत सारी चीजें इतिहास लेखन में होती हैं। तो हम लोग देखेंगे कि आधुनिक इतिहास लेखन कैसे लिखा गया है और किन किन जो है कि मानसिकताओं से, किस किस दृष्टिकोण से, जैसे राष्ट्रवादी, साम्राज्यवादी, तो पूंजीवादी, बहुत सारे ऐसे दृष्टिकोण, किन किन दृष्टिकोण से आधुनिक दृष्टिकोण तक लिखा गया है। तो ये उपयोगितावादी, तो इन दृष्टिकोणों को पढ़ेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप सेमेस्टर में होंगे तो ये तो आपको सेमेस्टर में पढ़ना होता होगा। तो ये इतिहास लेखन, आधुनिक इतिहास का लेखन किन इतिहासकारों ने किस परिप्रेक्ष्य में, किस विचारधारा से, किस दृष्टिकोण से लिखा है, इतिहासकारों के बारे में जानेंगे, उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट बुक्स जानेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में जानना जरूरी है। ये इससे ज्यादा काफी क्वेश्चन बनने लगे हैं। तो मॉडर्न हिस्टोग्राफी पे हम लोग बात करेंगे। दूसरा हम लोग देखेंगे कि जब मुगल साम्राज्य का विघटन शुरू होता है, इसी के टाइम पीरियड मुगल साम्राज्य के जब विघटन धीरे धीरे शुरू होता है, तो इन्हीं के टाइम पीरियड में मुगल शासकों के समय में ही कुछ कुछ राज्य जो है कि स्वतंत्र होने लगे थे। और फिर उनके साथ हम देखेंगे कि ब्रिटिश यानी कि अंग्रेजों का कैसा संबंध रहा। तो पहले राज्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे बंगाल। ठीक, ठीक है, बंगाल।
बंगाल का जो है कि ब्रिटिश यानी कि अंग्रेजों के साथ कैसा संबंध रहा, और काफी इंपॉर्टेंट है ये बंगाल। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी बनते हैं। तो बंगाल अच्छे से पढ़ेंगे और अंग्रेजों के साथ कैसे संबंध रहे, देखेंगे कि जितने भी उस टाइम जो है कि जो भी घटनाएं होती थी मेनली बंगाल में हुई है, और प्रमुख प्रमुख युद्ध भी हुए हैं, तो इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, बंगाल के साथ ब्रिटिश संबंध, अवध के साथ ब्रिटिश संबंध, हैदराबाद और कर्नाटक के साथ ब्रिटिश संबंध, मैसूर और मराठा के साथ ब्रिटिश संबंध, यानी कि इन अलग अलग राज्यों के साथ अंग्रेजों के क्या संबंध रहे, प्रमुख घटनाएं, इनके शासकों के बारे में, ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। फिर मराठाओं के साथ ब्रिटिश संबंध, पंजाब के साथ ब्रिटिश संबंध, इन अलग अलग राज्यों के बारे में जो अंग्रेजों के समय इनके संबंध थे, युद्ध हुए, एंग्लो मैसूर, एंग्लो मराठा, एंग्लो कर्नाटक। ठीक है, अवध के साथ जो कुशासन का आरोप लगा बंगाल में, जैसे मुर्शिद कुली खां, सिराजुद्दौला, अली वर्दी, शासकों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करें तो इन्हीं टाइम पीरियड में कुछ एक्ट भी पारित हुए थे। ठीक? तो जिनमें कुछ एक्ट अंग्रेजों द्वारा लाए गए थे, जब जब ये अपने साम्राज्य को काफी सुदृढ़ कर लेते हैं, अपने व्यापार को भारत में स्थापित कर लेते हैं, कॉलोनी बना लेते हैं, और जो है कि धीरे धीरे साम्राज्य को बढ़ाने के लिए ये और अपने भारत में पहुंच को ज्यादा जब उनकी साम्राज्य जो है कि सुदृढ़ हो जाती है, और यहाँ पे भारत भारत में इनकी पहुंच हो जाती है ज्यादातर, तो ये एक्ट कुछ कुछ एक्ट लाते हैं अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, जो जरा राजस्व होता है भारत के उसको बढ़ाने के लिए। तो जो पहला एक्ट अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था वो था 1773, यानी कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, पहला एक्ट, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल से, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी एक्ट को पढ़ेंगे, 1773 का एक्ट। इसके बाद देखेंगे 1784 का आता है आपका पेट्स इंडिया एक्ट। फिर 1781 में एक एक्ट आता है, 1793 में एक एक्ट आता है, 1813 का चार्टर एक्ट है। 1813 का चार्टर जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज्यादा जो है कि क्वेश्चन बनते हैं। और इसी से देखेंगे कि धीरे धीरे शिक्षा का जो भारत में अगर शिक्षा के लिए बात की जाती है तो इस एक्ट में एक तो शिक्षा का प्रावधान लाया जाता है, शिक्षा के लिए पहली बार राशि खर्च की जाती है। और 1813 के एक्ट में ही देखेंगे कि अंग्रेज यहाँ पे धीरे धीरे अपने इन्हें अनुमति मिल जाती है अपने धर्म को, अपने यहाँ रहने के लिए, जमीन खरीदने के लिए, तमाम चीजें हैं जो हम अपने लेक्चर्स में देखेंगे। 1813 के बाद देखेंगे कि 33 का चार्टर एक्ट आएगा, फिर 53 का चार्टर एक्ट पढ़ेंगे हम लोग। 53 के बाद हम लोग देखेंगे 1858 का चार्टर एक्ट, यानी कि जब 1857 की क्रांति है तो उसके तुरंत बाद एक चार्टर एक्ट लाया जाता है जिसे साम्राज्य की घोषणा भी कहते हैं। तो इसे पढ़ेंगे काफी डिटेल में। इस बार हम लोग देखेंगे 1861 का चार्टर एक्ट, जब देखेंगे कि इसके बाद जो 1858 के एक्ट से ही डायरेक्ट जो है कि वायसराय को हटाकर, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब शासन न करके डायरेक्ट क्राउन की यानी कि महारानी का शासन हो जाता है। और फिर उसके बाद 1861 का आता है जिसमें बहुत सारी धाराएं होती हैं। इस बार देखेंगे 1892 का चार्टर एक्ट, 1909 का चार्टर एक्ट, 1919 का चार्टर एक्ट, 1935 का चार्टर एक्ट। तो ये अंतिम चार्टर एक्ट होता है तो जो अंग्रेजों के द्वारा लाया जाता है, 1935 का चार्टर एक्ट। और जो हमारा संविधान बना है उसमें ज्यादातर जो है कि इसका भाग को लिया गया है। ठीक है, 1935 के चार्टर एक्ट को। तो इसके बारे में हम डिटेल से इन चार्टर एक्ट को पढ़ेंगे क्योंकि इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी बनते हैं, और अगर आप सेमेस्टर में होंगे तो आपके सेमेस्टर के लिए भी फायदेमंद होगा। इस बार हम लोग देखेंगे कि जो ये ब्रिटिश इतने सारे चार्टर एक्ट लाते हैं, अलग अलग कानून लाते हैं, बहुत सारे देखेंगे, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाते हैं, जो पिट्स इंडिया एक्ट लाते हैं, रॉलेट एक्ट लाते हैं, और बहुत सारे कानून लाते हैं जिसमें हम लोग देखेंगे कि प्रेस के लिए बहुत सारे एक्ट लाते हैं, और रिलीजियस मतलब धर्म से संबंधित एक्ट लाते हैं, रेवेन्यू से संबंधित अकाल बनाते हैं, ऐसे बहुत सारे एक्ट लाते हैं, समितियां बनाते हैं। तो उनका जो है कि भारत में आर्थिक क्या प्रभाव रहता है, ब्रिटिश काल में जो जो तमाम तरह की नीतियां लाती है, तो उसके भारत में आर्थिक क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे आर्थिक चीजों को वो लोग क्षतिग्रस्त करते हैं या फिर बढ़ाते हैं, तो ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग जो देखेंगे भू राजस्व प्रणाली, क्योंकि जो अंग्रेजों का जो सोर्स था इनकम का, उनके व्यापार से नहीं बल्कि जो 1764 के बाद यानी कि बक्सर के युद्ध के बाद जो इनका राजस्व पे पूरा अधिकार हो जाता है, तो मेनली इनका राजस्व था। तो राजस्व की उगाही के लिए यानी कि ज्यादा से ज्यादा राजस्व उगाही हो जाए, उसके लिए उन्हें तमाम तरह के रेवेन्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम लाते हैं, जिनमें तीन इम्पोर्टेंट है। पहला अस्थाई,
दूसरा है रैयतवाड़ी, तीसरा है महलवाड़ी। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, तो जानेंगे कब लाया गया, किस क्षेत्र में लागू किया गया, किसके द्वारा लागू किया गया, और इसके क्या लाभ थे और क्या हानि थे, क्या प्रभाव पड़े आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में देखेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि आर्थिक के साथ साथ हम लोग देखेंगे इनके जो नीतियां थी, इन्होंने जो उद्योग स्थापित किया, औद्योगिक क्रांति आई, इतने सारे चार्टर एक्ट लाए, तो इसके द्वारा उद्योगों पे क्या प्रभाव, यानी कि इंडस्ट्री जो सेकेंडरी सेक्टर के जो भी उद्योग थे उन पे क्या हुआ, जो कि तृतीय क्षेत्र के जो भी उद्योग थे उन पे क्या प्रभाव पड़ा, तो ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे कि अंग्रेजों की नीतियों ने इन पे क्या प्रभाव डाला, इनका जो कि ह्रास हुआ, लाभ हुई, हानि हुई, लोगों पे क्या प्रभाव पड़े, ये सारी चीजें देखेंगे। इसी के साथ हम लोग देखेंगे कि 1885 तक स्थानीय विद्रोह, ठीक, यानी कि देखेंगे कि 1850 तक देखेंगे कि तमाम विद्रोह हुए। आपको देखिए 1885 तक के विद्रोह पढ़ने में, तो कि स्थानीय विद्रोह जो लोकल लोगों द्वारा विद्रोह हुआ था, तो वो हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि जो स्थानीय विद्रोह हुए लोगों के द्वारा, जैसे हम लोग देखेंगे ट्राइबल्स थे, तो ट्राइबल देखेंगे, आदिवासी बहुत सारे विद्रोह के, जिसमें हम लोग देखेंगे संथाल हो गया, सन्यासी हो गया, होल हो गया, हो गया आपका, उराव, मुंडा, ठीक है, जो है कि फूका, ये सब तमाम विद्रोह हुए स्थानीय लोगों के द्वारा, किसान विद्रोह हुए, जनजातीय विद्रोह हुए हैं। तो इन सारों के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में कि ये विद्रोह कब हुए, किस क्षेत्र में हुए, और इसका जो है कि नेतृत्व किसने किया था, और किस स्थान पे हुए, तो इसके बारे में देखेंगे और कारण क्या थे, इसे हमने डिटेल से पढ़ना। जिसे हम लोग देखेंगे इसी टाइम पीरियड में कि अंग्रेजों के आने के बाद समाज में क्या परिवर्तन हुए और क्या धार्मिक सुधार हुए, और जो है कि समाज में क्या प्रभाव पड़ा था, यानी कि हम देखेंगे इसी टाइम पीरियड में सामाजिक और धार्मिक सुधार के बारे में। ठीक, कुछ सामाजिक और धार्मिक सुधार हम लोग देखेंगे भारतीयों के द्वारा हुआ है, तो कुछ अंग्रेजों के द्वारा हुआ है। ठीक, इसमें हम देखेंगे भारतीय, अगर भारतीयों की बात करें, जिसमें राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, नारोजी, जैसे ऐसे ज्योतिबा फूले, ऐसे बहुत सारे जो है कि महिला और पुरुष दोनों भारतीय जो है कि थे, जिन्होंने बहुत सारे सामाजिक और धार्मिक सुधार किए। साथ साथ देखेंगे कि ब्रिटिश में भी काफी ऐसे वायसराय थे जिन्होंने बहुत सारे धार्मिक सुधार किए, जिसमें हम लोग देखेंगे कि सती प्रथा को रोकने में, बाल विवाह, ठीक है, विधवा विवाह को रोकने में, इन सब में काफी सहायता की है अंग्रेजों ने, और ये सब कुप्रथा को समाप्त किया है। इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। दूसरा हम देखेंगे कुछ समाज के बारे में पढ़ेंगे, सामाजिक धार्मिक सुधार में ये आएगा, जिसमें प्रार्थना समाज है, आर्य समाज है, रामकृष्ण मिशन है, इनके बारे में पढ़ना है। दूसरा हम लोग देखें तो एनी बेसेंट को डिटेल में पढ़ना है, जो कि आयरिश महिला थी, कांग्रेस की सदस्य भी थी, इन्होंने सीएचएस जो है कि स्थापित किया है, ठीक है, सेंट्रल हिंदू स्कूल। महात्मा फूले, जिन्होंने महिला शिक्षा पे काफी कार्य किया है, विधवा विवाह पे कार्य किया है, सामाजिक सुधारक थे ये भी। ईश्वरचंद्र विद्यासागर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक समाज सुधारक थी, इन्होंने विधवा विवाह को जो है कि समाप्त, मतलब विधवा विवाह को बढ़ावा दिया था। तो ये सारी हम लोग चीजें देखेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कांग्रेस के बारे में, ठीक है, सबसे डिटेल में हमें कांग्रेस को पढ़ना है। तो कांग्रेस पहले और बाद में, यानी कि जब कांग्रेस इस्टेब्लिश हुआ था तब, और उसके बाद उसका क्या रूप था, किस सिचुएशन में इस्टेब्लिश हुआ था, कौन इसको इस्टेब्लिश किया था, इसके बाद उसकी बहुत सारी सभाएं हुई है। ये पहले तो 1885 में आपका ये बनता है, और कौन बनाता है, एओ ह्यूम इसका बनाता है। और जो है कि पहला अधिवेशन भी हुआ था बम्बई में, ठीक है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था ये। तो देखिए पहले ये पूना में होने वाला था, लेकिन प्लेग फैल जाने के बाद ये बम्बई में होता है, और यहीं पे इसकी स्थापना होती है। तो इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इसके जो है कि 1947, यानी कि 1947 तक जो भी अधिवेशन रहे और इसके जो अध्यक्ष रहे, उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि किस अधिवेशन में कौन से अध्यक्ष रहे और कौन से अधिवेशन में कौन से महत्वपूर्ण कार्य हुए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, लिस्ट हम लोग देखेंगे। भारत, ठीक है, भारत को देखेंगे जो 1910 के दौरान भारत, इसको डिटेल से पढ़ना है। 1900 और 1910 के दौरान भारत में क्या सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कौन सी घटनाएं हो रही थी, ये सारी चीजें देखेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि गांधी जी का जब आगमन होता है, यानी कि गांधी जी अफ्रीका से 1915 में आते हैं, तो उसके बाद कुछ सिचुएशन बदल जाती हैं, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि गांधी जी पहली बार के 3 आंदोलन करते हैं, चंपारण, बिहार में खेड़ा
और अहमदाबाद। इन तीन के बाद ही देखेंगे कि गांधी जी उभर के आते हैं भारतीय आंदोलन में, और स्वतंत्रता की जो है कि जो है स्वतंत्रता के लिए आगे बढ़ते, एक तरह से स्वतंत्रता जो हमें प्राप्त हुई है उसकी ये नींव रखते हैं। ठीक है, तो गांधी जी के बारे में डिटेल से हमें पढ़ना है। फिर गांधी जी एक जन संगठक के रूप में, यानी कि हम लोग देखेंगे कि जब ये आंदोलन करने लगते हैं इसके बाद ये एक जन संगठक, लोगों को संगठित करने का, एकता लाने का काम करने लगते हैं कि हमारी एकता में ही शक्ति है, और लोगों को हिंसा ना करने के लिए बोलते हैं। और देखेंगे इसी बात में ये जन संगठन के रूप में पहली बार हम लोग देखेंगे तो असहयोग आंदोलन। ठीक है, इसी समय देखेंगे कि काफी ज्यादा लोगों ने इन्हें सहयोग दिया था। यहाँ देखिए महिलाओं ने भी इस सहयोग आंदोलन में बहुत भाग लिया था। इसमें देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन है, ये सारे आंदोलन देखेंगे एक जन जन आंदोलन है, लोगों ने काफी बढ़ चढ़ के भाग लिया था। तो गांधी जी कैसे एक जन संगठक के रूप में उभरे, क्या क्या उस टाइम उन्होंने कार्य की, ये सारी चीजें ठीक। इसके बाद हम लोग देखेंगे शैक्षिक विकास, यानी कि शिक्षा का विकास भारत में कैसे हुआ है 1760 से लेके 1947 के पीरियड में, उसके बाद में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे संवैधानिक विकास, यानी कि जो भारत का संविधान है उसका विकास कहाँ से शुरू होता है। तो देखते हैं तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से हम लोग मानते हैं कि धीरे धीरे भारत का संविधान का विकास होने लगा था, धीरे धीरे भारत के लिए कानून बनने लगे थे। ऐसा नहीं था कि पहले कानून नहीं थे, लेकिन हम लोग को पढ़ना है 1707 से 1947, इस टाइम पीरियड में हम लोग देखेंगे कि संविधान का विकास कैसे होता है। इसके बाद लास्ट जो स्वतंत्रता के लिए संघर्ष, तो हम लोग देखेंगे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए हमें क्या क्या संघर्ष करने पड़े थे, किन किन लोगों ने बलिदान दिया था, कि उनके महत्वपूर्ण कार्य देखेंगे, महत्वपूर्ण आंदोलन देखेंगे, ये सारी चीजें हम लोग स्वतंत्रता संघर्ष में देखेंगे। और लास्ट आपका जो है, तो ये तो आपका मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री हो गई, और ये आपका वर्ल्ड हिस्ट्री है। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री जिससे भी क्वेश्चन बनने लगे हैं, इसको भी डिटेल से आपको पढ़ना है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनने लगे, इसे भी आपको कवर कराया जाएगा। तो वर्ल्ड हिस्ट्री आपको पढ़ना है, जिसमें आपको यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ना है। इसके बाद इस यूरोपियन हिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है, तो फ्रेंच पढ़ना है, इंग्लैंड पढ़ना है, अमेरिकन एंड रशियन। मतलब इनके यूरोपियन हिस्ट्री में इस मॉडर्न टाइम पीरियड में फ्रेंच क्रांति मतलब फ्रांसीसी क्रांति, ठीक है, इंग्लैंड में जो क्रांति है वो अमेरिकी क्रांति, और रूसी क्रांति, इनको डिटेल से पढ़ना है। तो आपका सिलेबस बहुत सा छोटा कर दिया है, लेकिन इसको आपको डिटेल से पढ़ना है। इस टाइम पीरियड में हुई प्रमुख युद्ध, प्रमुख शासक, और इसमें बहुत सारे युद्ध हुए थे, बहुत सारी संधियां हुई थी, उसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, संधि और युद्ध के बारे में और टाइम पीरियड में। इसके बाद में वर्ल्ड वार फर्स्ट एंड सेकेंड, मतलब कि प्रथम और द्वितीय युद्ध के बारे में पढ़ना है। तो मतलब कि आपको 1913 से 1939-42 तक, ये सब 1939-42, यानी कि देखेंगे कि मॉडर्न टाइम पीरियड में जो घटनाएं हुई है यूरोपियन हिस्ट्री में, उसे भी पढ़ना है। जहां आप मॉडर्न हिस्ट्री का मतलब इंडिया का मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े, उधर यूरोपियन हिस्ट्री का भी आपको पढ़ना है इसी टाइम पीरियड का। तो ये आपका पूरा सिलेबस था मॉडर्न हिस्ट्री का। ठीक है, ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा सिलेबस था 1707 से 1947, जिसमें आपको हमने बताया कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, और एक डिटेल सा ओवरव्यू भी आपको सिलेबस का दिया। ठीक है, तो अगली बार हम लोग मिलेंगे तो लेक्चर के साथ मिलेंगे, और देखेंगे कि कौन सा टॉपिक कैसे पढ़ना है, और एक अच्छे से लेक्चर के साथ आएंगे और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। तो ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए, और अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको महत्वपूर्ण सूचना और आपको वीडियो आने पे आपको पता चल जाए। तो धन्यवाद।